तो जहाँ तक हमने कल करा दिया था उससे आगे हम आज पढ़ेंगे। तो हमने शून्य कोटि की अभिक्रिया का पूरा डेरिवेशन करा दिया, उसके लिए व्यंजक प्राप्त किया, सूत्र प्राप्त किया जो इम्पोर्टेंट है। और हम अब प्रथम कोटि की अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे और प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का सूत्र प्राप्त करेंगे। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया प्रथम कोटि की अभिक्रिया तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है? तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले अवकारक अणु में से एक अणु की सांद्रता अभिक्रिया के वेग के साथ परिवर्तित हो जाती है, तो उसे हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। तो कितने अणु की सांद्रता बदलेगी? एक अणु की। तो अर्थात इसका मतलब क्या हुआ? अभिक्रिया का वेग जो होगा वो अवकारक अणु की सांद्रता के एक घात के अनुक्रमानुपाती होगा। तो अभिक्रिया का वेग यानी dx/dt प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए तो r की घात 1 के अनुक्रमानुपाती होगा। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया का वेग जो होगा अवकारक अणु की सांद्रता के एक घात के अनुक्रमानुपाती होगा। तो इसके लिए हम वेग स्थिरांक का सूत्र प्राप्त करेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए तो माना तो हेडिंग लिख देता हूँ मैं यहाँ, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक या फिर सूत्र, तो ये हमें प्राप्त करना है। कैसे प्राप्त करेंगे? तो इसके लिए मान लेते हैं, माना कोई अवकारक अणु है, अवकारक अणु A के A मोल का T समय बाद विघटन X मोल उत्पाद में होता है। तो कोई अवकारक अणु है यहाँ, इसकी हम क्रिया कराएंगे T समय बाद जब होगी और हमें उत्पाद मिलेगा। तो कोई अवकारक अणु के हमने A मोल ले लिए हैं, इसके कोई A मोल हैं और T समय बाद जो उत्पाद मिलेगा हमें X मोल मिलेगा। तो प्रारंभ में जब हम अणु लेंगे तब तो कोई रिएक्शन होगी नहीं, प्रारंभ में तो इसका मान तो वही रहेगा A और इस यहाँ पर हमें कुछ मिलेगा ही नहीं, क्योंकि तब रिएक्शन ही नहीं हुए। जब थोड़ा समय लगेगा, T समय लगेगा, उसके बाद रिएक्शन होगी तो उसमें हमें X मोल प्राप्त होगा। तो प्रारंभ में जैसे हमने पहले किया, प्रारंभ में तो इसका A मोल ही रहेगी, इसकी सांद्रता A मोल, और उत्पाद तो बनेगा नहीं। जैसे ही समय बीतेगा उसके बाद हमें उत्पाद बनेगा, तो X मोल उत्पाद में T समय बाद, T समय जैसे ही हो जाएगा उसके बाद X मोल उत्पाद बन जाएगा और इसमें से जो अणु निकल के जाएगा वहाँ X हो जाएगा, तो A माइनस एक्स रह जाएगा। ये बची मात्रा रह जाएगी A माइनस एक्स और यहाँ X मोल बन जाएगा। तो जैसा हमने प्राप्त किया है dx/dt, हम जानते हैं प्रथम कोटि के लिए dx/dt प्रोपोर्शनल होता है r की पावर 1, यानी अवकारक अणु R होता है यहाँ रिएक्टेंट, इसकी घात एक घात के अनुक्रमानुपाती होता है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या होता है?
अभिक्रिया का वेग जो होता है अवकार कण की एक घात के अनुक्रमानुपाती होता है। तो dx अपॉन dt प्रोपोर्शनल r की पावर 1। तो r बराबर हमारा a है, यहाँ अभिकारक हमने क्या माना है, यहाँ a माना है। तो dx अपॉन dt बराबर, तो ये प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो हमारा स्थिरांक आता है, वो है वेग स्थिरांक k और r की घात 1। r हमने a माना है तो a की घात 1। तो dx अपॉन dt बराबर k a। तो आप इतना उतार लिए, उसके बाद वीडियो को रोक के इसको उतार लेना और मैं आगे बताता हूँ। तो dx अपॉन dt बराबर k, a का मान हमने t समय बाद कितना रह गया हमारा, अवकारक कण कितना है, a माइनस एक्स। तो यहाँ a माइनस एक्स रख देंगे। तो हम dx अपॉन a माइनस एक्स बराबर k dt, क्योंकि जब समाकलन करना होता है तो समान चर एक साइड रखते हैं। क्योंकि अब इसका समाकलन कर देंगे, समाकलन करने पर तो समाकलन 1/a माइनस एक्स dx बराबर k dt। समाकलन जैसे आपने पढ़ा होगा, समाकलन 1/x बराबर होता है log e x, लेकिन यहाँ x का मान कितना है, a माइनस एक्स है, तो मानना पड़ेगा इसमें। तो मान लिया, माना a माइनस एक्स बराबर t, तो a का 0 माइनस dx बराबर dt। ठीक है, तो dx बराबर क्या हो जाएगा, माइनस dt। तो यहाँ लगा देंगे माइनस, तो इसका हो जाएगा माइनस चिन्ह आ जाएगा, और log e x होता है तो क्या हो जाएगा, log e x की वैल्यू a माइनस एक्स है तो a माइनस एक्स रख देंगे। तो log e a माइनस एक्स, इसका समाकलन ये हो गया। और k dt का यहाँ 1 है, तो 1 का होता है जो चर इसके उसमें होता है, चर d के साथ जो चर होता है वही उसका समाकलन होता है। 1 का हो गया t, और जब समाकलन कर देते हैं तो समाकलन स्थिरांक c आता है। तो यहाँ हमारा समीकरण 1 बन गया। तो समीकरण 1 यहाँ से बन गया, तो हमें इसमें c का मान निकालना पड़ेगा। c कैसे निकालें, तो प्रारंभ में हमने जो मान लिए हैं वो मान लेंगे। तो प्रारंभ में हमारे पास क्या था, x बराबर था हमारे पास 0 और t बराबर भी था 0। तो ये मान हम समीकरण 1 में रख देंगे, क्योंकि प्रारंभ में जब हमारे पास ना तो उत्पाद बना था और ना कोई समय व्यर्थ हुआ था, क्योंकि कुछ समय बाद ये अभिक्रिया होती है और t बराबर का 0 होगा और x बराबर 0 होगा, तब हमें प्रारंभ की स्थिति प्राप्त होगी। वो हम समीकरण 1 में ये मान रख देंगे। तो रखने पर माइनस log e a माइनस 0 बराबर k इंटू 0 प्लस c, तो माइनस log e a बराबर c। तो c का मान कितना हो गया, c बराबर माइनस log e
ए। तो ये मान हम समीकरण 1 में रख देंगे, सी का मान। तो ये वीडियो को पॉज करके ये उतार लेना। हमें पहला समीकरण क्या प्राप्त हुआ, माइनस लॉग ए माइनस एक्स बराबर के टी प्लस सी। तो सी का मान इसमें रख देंगे, सी बराबर माइनस लॉग ए रख देंगे। तो माइनस लॉग ए माइनस एक्स बराबर के टी प्लस, तो प्लस तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस लॉग ए। इसको इधर ले आओ, तो माइनस लॉग ए माइनस एक्स प्लस लॉग ए बराबर के टी। क्योंकि माइनस का लॉग ये इधर आ गई प्लस का हो जाएगा, या हम ऐसे लिख सकते हैं के टी बराबर लॉग ए माइनस लॉग ए माइनस एक्स। ठीक है, तो आपने लॉग का एक सूत्र पढ़ा होगा, लॉग एम माइनस लॉग एन बराबर होता है लॉग एम अपॉन एन। तो लॉग एम माइनस लॉग एन सूत्र बन रहा है। तो एम का मान यहाँ क्या है, ए है, और एन का मान ए माइनस एक्स है। तो के टी बराबर क्या हो जाएगा, लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। तो ये हमारा मान हो जाएगा। तो वेग स्थिरांक के लिए, तो वेग स्थिरांक को यहाँ रख लेंगे और टी इधर आ जाएगा भाग में। तो 1 अपॉन टी इंटू लॉग ए अपॉन ये होता है लॉग ए माइनस एक्स। आपने पढ़ा होगा लॉग ई का मान कितना होता है, लॉग ई, क्योंकि जब हम सवाल करते हैं तो लॉग इस पद में सूत्र नहीं लगा सकते क्योंकि ये लॉग ई के पदों में है। हमें लॉग का बेस 10 बनाना पड़ेगा। तो लॉग ई का मान और लॉग 10 आधार जैसे ही हम 10 बनाएंगे उसका संबंध होता है, लॉग ई बराबर होता है हमारा 2.303 लॉग 10। तो ये मान हम रख देंगे यहाँ। तो के बराबर, तो यहाँ रख देंगे 2.303 अपॉन टी हो जाएगा लॉग 10 ए अपॉन ए माइनस एक्स। तो ये हमारा प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का सूत्र प्राप्त हो जाएगा। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का सूत्र क्या हो गया, के बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 ए अपॉन ए माइनस एक्स। यहाँ ये आपको पता ही है, ए क्या है, यहाँ प्रारंभिक मात्रा है और ए माइनस एक्स बची हुई मात्रा यानी शेष मात्रा। तो ये आप उतार लेना। तो अभिक्रिया की कोटि, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का सूत्र हमें क्या प्राप्त हुआ, के बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स, ये हमें प्राप्त हुआ। यहाँ पर ने ए क्या है, ए हमारी प्रारंभिक मात्रा है, प्रारंभिक मात्रा। ए माइनस एक्स जो है वो हमारी शेष मात्रा है, क्योंकि जो जब उत्पाद बनता है तो हमारे पास टी समय बाद ए माइनस एक्स जो शेष मात्रा बच जाती है, ये समय यहाँ ये वेग स्थिरांक है। तो जैसे हमने शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए निकाला था, अर्ध आय में निकाला था वेग स्थिरांक के लिए सूत्र, उसी प्रकार हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए
अर्ध आय के लिए वेग स्थिरांक का सूत्र प्राप्त करेंगे। तो हमने बताया कि अर्ध आय में जब वेग स्थिरांक का सूत्र प्राप्त कर रहे हों तो वो मान आधे हो जाते हैं। मान किस किस के आधे होते हैं? एक तो समय का, समय आधा उत्पाद बनेगा। उत्पाद पहले x बन रहा था तो उसका आधा बनेगा तो a/2 बनेगा। तब a से x बन रहा था तो a/2 आधा बनेगा और t बराबर क्या हो जाएगा? t हाफ हो जाएगा। तो अर्ध अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आय में वेग स्थिरांक का सूत्र की गणना करेंगे। तो उसके लिए हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आय में वेग स्थिरांक का व्यंजक, यानी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आय में वेग स्थिरांक जो है उसकी गणना करेंगे। तो इसके लिए अर्ध आय के लिए हमें t बराबर क्या हो जाता है? t हाफ यानी आधा समय लगता है और x बराबर क्या रख देते हैं हम? a/2, यानी जब जो हमें अर्ध आय में उत्पाद मिलेगा वो आधे अवकारक अणु से मिलेगा तो ये a/2 रख देते हैं। और प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो व्यंजक प्राप्त किया उसी में ये मान रख देते हैं, सो ये अर्ध आय का मान निकलाता है। तो k बराबर क्या हो जाएगा? हमने दिया है 2.303/t log a/a-x। तो अर्ध आय के लिए t बराबर t हाफ रख देंगे और x बराबर a/2 रख देंगे, a/2 रख देंगे। तो k बराबर क्या हो जाएगा? 2.303/t, t के लिए t हाफ हो जाएगा, log a/a-a/2। तो इसे सॉल्व करेंगे तो हमें प्राप्त होगा वेग स्थिरांक का सूत्र। तो k बराबर 2.303/t हाफ, सॉल्व कर लो इसे तो ये हो जाएगा, a में से a/2 गया तो a/2 ही बचेगा। दो 2.303/t हाफ तो ये 2a/a हो जाएगा, log 2a/a, a से ये कैंसिल हो जाएगा। तो k बराबर कितना रह जाएगा? 2.303/t हाफ log 2। log 2 का मान हम जानते हैं, log 2 का मान कितना होता है? 0.3010। तो ये मान हम यहाँ रख देंगे। तो k बराबर 2.303/t हाफ log 2 का मान रख देंगे 0.3010। तो ये मान रख देंगे, इसका और इसका गुणा कर देंगे इसका 2.303 इंटू 0.3010 का गुणा कर देंगे। तो गुणा करने पर हमें प्राप्त होगा, इन दोनों का गुणा ध्यान रखो, 2.303 इंटू 0.3010 का मान होता है 693, ये मान होता है। तो ये रख देंगे डायरेक्ट। तो k बराबर कितना हो जाएगा? 0.693/t हाफ। तो अर्ध आय के लिए हमारा प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का सूत्र प्राप्त हो गया, k बराबर 0.693/t हाफ। तो यहाँ t हाफ समय अर्ध आय के लिए और k हमारा वेग स्थिरांक है। तो अब वेग स्थिरांक के लिए
वो जब अर्धाय के लिए पूछे वेग स्थिरांक का व्यंजक तो हमें इतना आगे और निकालना पड़ेगा। ये सूत्र डायरेक्ट यहाँ लिख के उसके बाद हाफ मान लगाने पड़ेंगे। टी के लिए टी हाफ लगा देंगे और एक्स के लिए a/2 लगा देंगे। और अगर वो प्रथम कोटि की अवक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का सूत्र पूछे तो डायरेक्ट ये वाला निकालना पड़ेगा। ये दोनों ही में कौन सा भी एक पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है। तो अब हम प्रथम कोटि की अवक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक की गणना करेंगे। तो इसका मात्रक क्या होता है, मात्रक कैसे फाइंड करेंगे, तो मात्रक के बारे में देखते हैं। तो प्रथम कोटि की अवक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक हमारा जो होता है सेकंड इनवर्स यानी समय इनवर्स होता है। प्रथम, ये नोट करके लिख लेना, प्रथम कोटि की अवक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक समय इनवर्स या सेकंड इनवर्स या मिनट इनवर्स होता है। यानी कौन सा भी समय हो उसका इनवर्स होता है। मिनट इनवर्स होता है। तो हमने ये प्रथम कोटि की अवक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक बहुत सिंपल सा है, समय इनवर्स। अब इसके लिए कुछ उदाहरण देख लेते हैं। प्रथम कोटि की अवक्रिया के लिए क्या उदाहरण है। तो प्रथम कोटि की अवक्रिया के लिए हम एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल होते हैं वो हमें पूछे जाते हैं। नंबर 1, सुक्रोज का जल अपघटन। ये एक प्रथम कोटि की अवक्रिया है। सुक्रोज का जल अपघटन। सुक्रोज का जैसे ही जल अपघटन होता है इनवर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में, ये एक हमारी प्रथम कोटि की अवक्रिया है। उसे H2O एरो इनवर्टेज एंजाइम भी हमें याद करने पड़ते हैं। ये अवक्रिया इनवर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में होती है। वो ऐसे ही पूछ लेता है सुक्रोज का जल अपघटन किस एंजाइम की उपस्थिति में होता है, इनवर्टेज। तो इसके में जब बनता है तो हमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है। तो ये हमारी प्रथम कोटि की अवक्रिया है। C6H12O6 प्लस C6H12O6। ग्लूकोज और फ्रक्टोज के सूत्र हमारे समान होते हैं। तो ये पहला बनता है वो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज, और ये हमारा होता है फ्रक्टोज। और अवक्रियाएं जैसे एथिल एसीटेट का जल अपघटन। एथिल एसीटेट का जल अपघटन। तो इसमें जल अपघटन करते हैं तो ये हमारी प्रथम कोटि की अवक्रिया है। एथिल एसीटेट का सूत्र CH3COO C2H5, और इसका जल अपघटन कराएंगे तो हमें CH3COOH प्लस C2H5OH। तो ये हमारी प्रथम कोटि की अवक्रियाएं हैं ये। और देख लो, अगर ग्लूकोज की हम गर्म कर दें C6H12O6 तो हमें जाइमेज एंजाइम तो हमें एथिल अल्कोहल बनता है C2H5OH प्लस 2CO2। ये हमारी प्रथम कोटि की अवक्रिया है। तो ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण हैं प्रथम कोटि की अवक्रिया के लिए, जैसे और हैं। इम्पोर्टेंट लिखा दे रहा हूँ। H2O2 एरो H2O
प्लस हाफ O2। तो ये हमारे प्रथम कोटि की अभिक्रिया के उदाहरण हैं। तो अब हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया के आधार पर हम जो सवाल आते हैं वो करेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट हैं, जो बोर्ड में आए हैं मैं उनको पढ़ के अभी कराने वाला हूँ। तो ये है किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक क्या होता है। तो इसमें वेग स्थिरांक का हमें परिभाषा पूछ ली, और प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया में 50 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। 50 सेकंड में पदार्थ की जो सांद्रता है प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। इसके वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। तो हमें डायरेक्ट ये दिया है, समय दिया है 50 सेकंड, बहुत सिंपल है। तो आधी रह जाती है तो ये हमें टी हाफ दिया है, टी हाफ बराबर दिया हमें 50 सेकंड, और वेग स्थिरांक की गणना करवाइए। तो वेग स्थिरांक यानी के बराबर निकलवाया है। तो हमें प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या रहता है, अर्धवाहक के लिए सूत्र, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का सूत्र जो होता है के बराबर 0.693 अपॉन टी हाफ। तो इसमें मान रख देंगे और ये हमें वेग स्थिरांक प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब इसका भाग दे देंगे तो वेग स्थिरांक का मान निकल आएगा। तो 0.0138 इसका भाग जाएगा इसमें। तो भाग दे देंगे इसमें। तो भाग दे के दिखा रहा हूँ मैं इधर। तो इधर अगर करना चाहो तो 1 2 3 3 10, पहले दशमलव हटा लो, इसे संख्या बना लो कोई, 1 2 3, 3 अंक पर दशमलव है तो 3 जीरो नीचे बढ़ा लो, 1 2 3। तो हमारे पास क्या रह गया, 693 अपॉन 5। इसको हम वैज्ञानिक संकेतन भाषा में लिख ले रहे हैं, 1 2 3 4, 10 का 4 लिख सकते हैं इसे। अब क्या रह गया हमारे पास, 5 का डायरेक्ट 693 में भाग दे दो। तो 5 का भाग देंगे हम, 5 एकन 5 और 1 रह गया 19 हो गए। तो 5 तिया 15 और हमारे पास 4 रह गए, 4 बचे और इतने 43 हो गए। अब 5 का हम 43 में देंगे, 5 अट्ठे 40। तो हमारे पास कितना रह गया 3 में 5 का जाएगा नहीं तो पॉइंट लगा लेंगे यहाँ, और यहाँ हमारा 0 बढ़ जाएगा। 5 छक्का 30 बटे 10 पे घात 4। तो 10 पे घात 4 को हम ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में जाएंगे ऊपर जाके। तो 138 इंटू 0.6 इंटू 10 पे घात -4। तो हम एक अंक पर दशमलव ले आते हैं। तो 1 2 इधर लाएंगे दशमलव तो प्लस में आते जाएंगे। तो 1.386 गुणा 10 पे घात 2 और ये 10 पे घात -4। -4 में 2 गया, 1.386 इंटू 10 पे घात -4 में थे ये 2 घट जाएंगे तो 10 पे घात -2 बचेगा। तो ये हमारा के का मान आ जाएगा, यानी वेग स्थिरांक का मान सेकंड इनवर्स, ये हमारा मान आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप उतार लीजिए। आज के लिए इतना ही, और अब अगर आपको वीडियो पसंद आए तो
वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।